नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम प्रताप सिंह है। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ और एचआरजी लीगल के इस इनिशिएटिव पे आज हमारे जो खास मेहमान हैं, सर के परिचय के मोहताज नहीं है। सर प्रीवियसली डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिटायर हुए हैं और प्रेजेंटली अगर इनको हम रिप्रेजेंट करें सर को, तो फेमा कंसल्टेंट के तौर पे काफी महारत हासिल कर रखे हैं। तो सर अपने जो एक एक्सपीरियंस है और जो ज्ञान है इस एचआरजी लीगल के इस प्लेटफॉर्म पे आपको से ओत प्रोत करेंगे। तो मैं प्लेटफॉर्म सर के हवाले करता हूँ। सर मोस्ट वेलकम सर, एचआरजी लीगल के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा ये विषय है वो विषय है कि एक नागरिक, एक भारत का नागरिक कितना पैसा बाहर भेज सकता है, किस काम के लिए भेज सकता है और उसके लिए कौन कौन से कागजात की जरूरत है। इस विषय पर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो भी विदेशी मुद्रा का मामला है, इसके बारे में एक कानून है जिसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, क्षमा। ये कानून 2000 में लागू हुआ था। इससे पहले भी और भी कानून थे, लेकिन कानून बदलते गए और जो आज के दिन में कानून लगता है वो है क्षमा 2000। इस कानून के अंदर बहुत से रेगुलेशनें बनी हैं, क्योंकि एक ये मैनेजमेंट का मामला है, जिसको कैसे चलाया जाए उसके लिए कोई कायदे कानून बनाने जाते हैं जिनको कि रेगुलेशंस कहते हैं। तो जो पैसा बाहर भेजने का मामला है उसके बारे में जो रेगुलेशन बनी है, जो कायदे कानून बने हैं, उसको हम कहते हैं विदेशी मुद्रा रेगुलेशन 2000। इसके तीसरे शेड्यूल में हमारे इस विषय के मामले में सारी जानकारी हासिल होने का शुरुआत हो जाता है। जो रिजर्व बैंक हमारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो हमारी विदेशी मुद्रा का जो है कस्टोडियन है, मालिक है। सारी विदेशी मुद्रा जितने भी मुल्क में है वो सारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर है। वो सारा खजाना उसके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसको ट्रस्ट में रखा गया है। वो उसी के पास सारा ये पैसा है और उसी ने ये देखना है कि मैं कहाँ इसको इस्तेमाल करने की इजाजत दे दूं। जो किसी भी मुल्क का जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, जितना स्ट्रांग होगा, जितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में फैसिलिटीज मिलती हैं, आराम मिलता है, ट्रेड कर सकता है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी माली सूरत को देख के उसकी रिकॉग्निशन हो जाती है। तो जब जब ये ज्यादा हमारी जो भंडार है अच्छी पोजीशन पे आ जाता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कायदे कानून में चेंजेस लाता है, लोगों को ज्यादा जो है फैसिलिटी देता है। तो इसी तरह से जो इस टाइम एक प्रति व्यक्ति को जो फैसिलिटी विदेशी मुद्रा की है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस स्कीम को, इसको हम एलआरएस कहते हैं। इस स्कीम को एलआरएस कहते हैं, अंग्रेजी में इसको लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कहा जाता है। कि पहले हर एक चीज पैसा बाहर भेजने के लिए रिजर्व बैंक से इजाजत लेना पड़ता था। अब रिजर्व बैंक ने कहा कि भाई इन चीजों के लिए एलआरएस स्कीम के लिए जो है इजाजत की जरूरत नहीं है, आप सीधा बैंकों पर जाके बैंक से सीधा पैसा भिजवा दीजिए। अब देखना है कि एक आदमी जो है, एक नागरिक जो है देश का, वो कैसे पैसे भेज सकता है, कितना भेज सकता है। हर एक नागरिक, भारतवर्ष का हर एक नागरिक अपने बैंक खाते के जरिए विदेश में
प्रति साल $2.5 लाख भेज सकता है। और ये किस किस काम के लिए वो भेज सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक है कि आप बाहर घूमने जाना चाहते हैं या आप बाहर किसी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं या किसी भी रिश्तेदार से मिलना चाहते हैं, तो उस समय आप $2.5 लाख अपने साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नेपाल या भूटान जा रहे हैं तो ये आप पैसा वहां उन 2 कंट्रीज के लिए इजाजत नहीं है। अब आप भारत में बैठे हैं, आप कहते हैं कि भाई मेरा वहां पर कोई रिश्तेदार है, उसको मैं कोई इनाम देना चाहता हूँ, वो इम्तिहान में पास हो गया, या जैसे कि हमारे देश में चलता है कि किसी का बच्चा हो गया, शादी हो गई तो वो शगन भेजना है, तो इस टर्म में गिफ्ट के तौर पर, इनाम के तौर पर भी आप जो है $2.5 लाख एक साल में भेज सकते हैं। वो चाहे आप एक आदमी को भेजें या 10 आदमी को भेजें, लेकिन सब मिला के एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा नहीं जा सकते। इसी तरह से अगर आप किसी को डोनेशन देना चाहते हैं, आप दान करना चाहते हैं, तो दान करने के लिए भी आपको इजाजत है कि आप प्रति साल $2.5 लाख बाहर भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी आदमी को वहां बाहर जाके इमिग्रेशन में कोई जरूरत पड़ती है कि भाई आप इतने पैसे दो तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, तो उसके लिए भी आदमी इमिग्रेशन पर्पज के लिए भी, इमिग्रेशन के मामले के संबंधित में भी वो $2.5 लाख तक प्रति साल भेज सकता है। इसके अलावा आगे चलते हैं तो देखते हैं कि अगर एक आदमी कोई नौकरी की तलाश में जाता है या उसको नौकरी मिल गई है, पहली दफा वहां जाता है, तो उसको जाने के टाइम में कहीं होटल बैठना पड़ेगा, कहीं खाने पीने का गुजारा करना है, तो शुरुआत की जिंदगी को चलाने के लिए भी सरकार ने उसको $2.5 लाख की इजाजत दे रखी है, अगर वो अपना जो है नौकरी की तलाश में या नौकरी के मामले में जा रहा है। अब एक और विषय है जिसके लिए ये पैसा भेज सकता है कि आपके नजदीकी रिश्तेदार हैं। नजदीकी रिश्तेदार में कौन आता है? आपका माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, आपके बच्चे हैं, या आपकी घरवाली के माँ बाप बहन भाई हैं और उनके बच्चे हैं। उन सब के लिए भी आप जो है उनके रहन सहन के लिए, उनकी देख रेख के लिए भी आप ये $2.5 लाख की रकम, $2.5 लाख की रकम प्रति साल वहां भेज सकते हैं। अब अगर किसी आदमी के पास अपना निजी कारोबार है, किसी कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा, किसी का निजी कारोबार है, वो अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बाहर जाना चाहता है, या वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ जाना चाहता है, उसमें शमूलियत करना चाहता है, या किसी छोटी मोटी ट्रेनिंग के लिए अपने कारोबार के मामले में जाना चाहता है, या किसी को डॉक्टरी इलाज के लिए पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भी वो जो है आदमी $2.5 लाख भेज सकता है। यहाँ पर मैं एक बात ये जरूर कहूँगा कि इस स्कीम के अलावा जहाँ तक ताल्लुक है कि बाहर जाके अपना इलाज कराने के संबंध में खर्चा, उसके लिए रिजर्व बैंक ने इजाज़त दी है कि आप ज़्यादा भी अमाउंट भेज सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, उसके लिए दिखाना पड़ेगा कि आपका खर्चा कितना है। बैंकर अगर सेटिस्फाइड होगा वो आपको वो पैसा भी भेजने देगा। और जब एक आदमी कोई इलाज के लिए बाहर जाता है तो लाजमी है कि वो अकेला तो नहीं जा सकता, उसके लिए तो जरूर कोई आदमी होना चाहिए जो कि डॉक्टर के साथ बात करे, जो इस बीमार को यहाँ से वहां तक ले जाए। तो उस आदमी के लिए भी $2.5 लाख की इजाजत है कि वो आदमी भी $2.5 लाख ले सकता है। अब किसी को बाहर पढ़ाई चल रही है, उसके लिए भी बच्चा $2.5 लाख ले सकता है, उस भेज सकता है। लेकिन वो बच्चा जो है जो वहाँ पढ़ाई करता है वो दूर, उसके लिए और भी इजाजत है कि वो उससे ज्यादा भी पैसा ले सकता है। उसके लिए उसको स्कूल के जो है फीस का
वो कागजात देने पड़ेंगे, कितना खर्चा है, क्या है, उसके हिसाब से उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको भी परमिशन दी जाएगी। $2.5 लाख तक आपको बाहर मुल्क में कोई जायदाद खरीदने की भी, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की भी इजाजत है। इसी तरह से और भी जो छोटे मोटे काम हैं उनके लिए भी आप ये $2.5 लाख तक बेच सकते हैं। आप कोई भी काम हो आप $2.5 लाख तक बेच सकते हैं बाहर के विदेश में। अब यह है कि जो कंपनियां हैं भारत में, जो फर्में हैं, वो कैसे पैसा, वो कितना पैसा बेच सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि वो जो दान कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, जितना पैसा उन्होंने पिछले 3 सालों में विदेशी मुल्कों से भारत के में लाया अपने खाते में, वो प्रति साल $50 लाख तक बेच सकते हैं अगर वो अमाउंट 1% तक है जितना पैसा आपने बाहर से लाया। मान लो 100 करोड़ आपने बाहर से लाया, तो आप 1 करोड़ जो है बाहर भारत से बाहर बेच सकते हैं उस पैसे के बीच में से। ये एक कंपनी और फर्म के लिए है। इसी तरह से जब कारोबार में कोई आदमी भारत में बैठ के बाहर के किसी आदमी को एंगेज करता है, उसका कहता है कि भाई जरा ये काम कर दो, ये प्रॉपर्टी बेचो, ये प्रॉपर्टी खरीदो, और उसके लिए भी वो कमीशन दे सकता है, वो उसके लिए भी कमीशन दे सकता है। इसी तरह से अगर बाहर के आदमी की प्रॉपर्टी भारत में है और वो एक भारतीय नागरिक ने भारत में उसको बेचने में मदद किया, उसके लिए भी वो कमीशन ले सकता है। तो कितना होना चाहिए? जितना पैसा बाहर से आ गया, कमीशन 5% उस पैसे तक उसको मिल सकता है। ये जायदाद की खरीद फरोख्त के मामले में। लेकिन हर एक ट्रांजैक्शन पर 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, या 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। किसका 5%? जो पैसा बाहर से उसने लाया। अब कंपनियों के पास प्रोजेक्ट्स होते हैं कि भाई यहाँ इराक में है रोड का प्रोजेक्ट है, यहाँ यूएसए में है ट्रेन का प्रोजेक्ट है, रेलवे लाइनें बिछानी है, या और किसी का कंस्ट्रक्शन काम है, बिल्डिंग अरेंज करनी है, जिसको प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है। तो उसके लिए भी आप कंसल्टेंसी मतलब आपका जो नोहाव है, आपका जो जानकारी है उन मामलों के बारे में, अगर आप उसमें कोई उनको सहयोग देंगे तो उस पर भी आपको जो है कमीशन का मामला बन सकता है। कितना बेच सकते हैं आप? एक प्रोजेक्ट पर 1 करोड़ तक बेच सकते हैं अगर उस प्रोजेक्ट में आपको उससे 100 गुना अमाउंट प्रोजेक्ट फीस मिल गया होगा। तो जो भी कंपनी बेच देते हैं उसके लिए पहले हमने देखना है कि उन्होंने अर्न क्या किया, उनको मिला क्या। लेकिन एक प्रति नागरिक के लिए है, उसमें ये कुछ नहीं देखते कि उसके पास क्या हैसियत है क्या नहीं है। सिर्फ इतना जरूरी है कि जो पैसा वो बाहर भेजेगा वो उसको अपने अकाउंट से निकलना चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर कि रिजर्व बैंक ने परमिशन रोकी है। कहते हैं नहीं भाई इन चीजों के लिए आप पैसा नहीं भेजेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि छोटे मोटे काम हो और भी कुछ काम हो भेज सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे हैं मामले जहां पर आप नहीं भेज सकते। वो क्या चीजें हैं जिसके लिए पैसा नहीं आप भेज सकते? अगर आप लॉटरी की टिकट खरीदना चाहते हैं बाहर, उस लॉटरी की टिकट खरीदने के लिए आप पैसा नहीं भेज सकते। और इसी तरह से रेसिंग होती है, वहां एक तरीका का जुआ है, उसके लिए आप पैसा बाहर नहीं भेज सकते। या कुछ मैगजीनें हैं
रिसाले हैं जिनको कि हमारी सरकार ने या किसी विदेशी सरकार ने बैन किया होगा, उसके लिए भी आप पैसा नहीं भेज सकते। इसी तरह से किसी मुल्क ने, किसी कंपनी ने बॉन्ड्स खरीदने हैं, उसके लिए भी ये रेमिटेंस स्कीम लागू नहीं है। उसके लिए प्रोसीजर है, लेकिन वो तरीका डिफरेंट है, उसके लिए भी नहीं जा सकते। जैसे एक्सपोर्ट हम करते हैं, कंपनी एक्सपोर्ट करती हैं, उस पर उन्होंने कमीशन देना होता है, वो कमीशन इस स्कीम पर नहीं जा सकते। वो कमीशन दे सकते हैं, उसके लिए उन्होंने जो एक्सपोर्ट करने के टाइम पर अपनी बिल बनाई होगी, इनवॉइस बनाई होगी, उसमें उन्होंने वो कमीशन का जिक्र किया होगा। वो जो उन्होंने उसमें कमीशन का जिक्र किया होगा, वो पैसा वो भेज सकते हैं। अगर वो उसकी जितना नियम है, 1% है, 2% है, उसके बीच में है, तो बैंकर उसको दूसरे तरीके से वो भेज सकता है, इस स्कीम से नहीं भेज सकता। कुछ मुल्क हैं जैसे कि रशिया है, जैसे इराक है, उनके साथ हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, यहाँ से माल बाहर भेजते हैं, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। बाहर से इधर हमारे मुल्क में माल आता है, उसको इंपोर्ट कहते हैं। तो कारोबार चलता है या प्रोजेक्ट्स के कारोबार चलते हैं। लेकिन इन कंट्रीज के साथ जो मैंने आपको कहा, ऐसे और भी कंट्रीज हैं, मुल्क हैं, जिनके साथ के हमारा विदेशी मुद्रा का लेन देन नहीं होता। उसमें क्या होता है, रिजर्व बैंक में रिकॉर्ड रहता है कि यहाँ से इस मुल्क में कितना गया और उधर से इस मुल्क में कितना सामान गया, एक लेजर बनती है। उसको जो है उसको कहते हैं कि बैलेंसिंग का एक सिस्टम होता है। तो उसमें प्लस माइनस, उसमें क्रेडिट डेबिट हो जाता है, एक लेजर में हो जाता है। लेकिन मामला आता है कि वहां भी कमीशन की जरूरत है, वो कैसे जाएगा? वो तो जाएगा नहीं इससे। उस कमीशन के लिए जो उसमें कमीशन का मामला बन जाता है, किसी को कमीशन देना पड़ता है, वो कमीशन भी आप इस स्कीम के अंडर भेज सकते हैं। अब यह है कि ये पैसे जो बाहर भेजे, ये कैसे भेजे? ये सारे पैसे जो हैं ये बैंक के जरिए ही आपके जाएंगे। आपके बैंक में खाता होना चाहिए अपने नाम से, जो आदमी भेजना चाहता है उसके नाम का खाता होना चाहिए, और ये सारा पैसा जो है बैंक के रास्ते ही चला जाएगा। या एक और कैटेगरी है, उनको कहते हैं अथॉराइज्ड डीलर टू। वो भी एक बड़े बड़े जो है विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले हमारे भारत में जो मनी चेंजर्स हैं, फुल फ्लेज मनी चेंजर्स हैं, उसमें कुछ लोगों को इन्होंने रिजर्व बैंक ने लाइसेंस दी है। एक मान लीजिए एक तरीका, वो भी बैंकर बनता है इस काम के लिए, बाकी काम के लिए नहीं कि वो एफडी बनाएगा, अकाउंट डील करेगा, ट्रांसफर करेगा, नहीं। लेकिन विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए रिजर्व बैंक ने बाकी बैंकों के अलावा कुछ और मनी चेंजरों को बनाया है, एक किस्म का बैंकर, उनको ऑथराइज्ड डीलर टू कहते हैं, जो कि मोस्टली हमारे देश में कुछ बड़े बड़े मनी चेंजर हैं। उनको भी लाइसेंस दिए, उनके जरिए भी ये, उनके माध्यम से भी ये पैसा जा सकता है। 50,000 से ऊपर हर एक ट्रांजैक्शन जो है चेक, ड्राफ्ट या रेमिटेंस के थ्रू होगा, कैश में नहीं होगा। अब हम चलते हैं कि कागजात कौन कौन से हमें होने चाहिए, क्योंकि बैंक को देना है, बैंक के पास जिम्मेवारी है या AD2 के पास जिम्मेवारी है कि पैसा ठीक ढंग से जाना चाहिए, पैसा स्कीम के अंडर जाना चाहिए, पैसा वाजिब आदमी ने भेजा है, ये उनकी जिम्मेवारी है। उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी रिजर्व बैंक ने रखी है कि आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको देखेंगे कि पैसा सही आदमी भेज रहा है। इसके लिए क्या क्या जरूरत है कागजों की, उसको मैं वो बताता हूँ आपको। उनको क्या क्या कागज देंगे, आपने उनको आधार कार्ड की कॉपी देनी है, वोटर कार्ड की कॉपी देनी है, जिसके पास पैन कार्ड है, जैसे हमारे बहुत से आदमी हैं जो जमींदारी का काम करते हैं, हमारे गांव में हैं, हमारे गांव में से भी बहुत लोग बाहर जाते रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई इंसिस्ट नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई इसके बगैर नहीं जाना।
अगर आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है और आपका एड्रेस का प्रूफ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसका पूरा एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए। वो कैसे प्रूफ एड्रेस होगा? वो आपके आधार से भी होगा, वो आपके पासपोर्ट से भी होगा, या आपके वोटर आईडी से भी होगा, वो भी प्रूफ ऑफ एड्रेस बन सकता है। या बैंक अकाउंट की, बैंक की पासबुक होगी, बैंक की कॉपी होगी, उसमें एड्रेस होगा, वो भी आपका एड्रेस प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट बन सकता है। तो ये कागजात जो हैं ये आपने बैंक को देने हैं, और वो एक फॉर्म आपको भर देगा जिसको फॉर्म A2 कहते हैं। उसमें सारा लिखा जाएगा, कौन भेजने वाला है, कहाँ जा रहा है, किस मामले के लिए जा रहा है, वो सारा फॉर्म भरा जाएगा। उसके लिए आपको बैंकर भी जो है मतलब मदद करेगा भरने में। अगर कोई भी आपको तकलीफ होता है फॉर्म भरने में, वो भी मदद करेंगे, AD2 भी मदद करेंगे, और वो फॉर्म भर के आपको देना पड़ेगा। आपको और क्या देना पड़ेगा? अगर आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं या आप पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको इन कागजों के अलावा देना पड़ेगा जो टिकट आपने की है बाहर जाने की, उसकी नकल भी चाहिए, आपके वीजा की कॉपी भी चाहिए, आपके पासपोर्ट की कॉपी भी चाहिए, और अगर आपका जो जाने का एक टूर बना हुआ है, बहुत लोग इकट्ठे जा रहे हैं, तो किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, तो उस ट्रैवल एजेंट का भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि जो वो उसमें लिखे, हाँ जी मैं इन आदमियों को अपने साथ अपने टूर में लेके इस जगह पर ले रहा हूँ, इतने दिनों के लिए ले रहा हूँ, वो कागज भी होना चाहिए। अब अगर किसी आदमी ने, हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर, बहुत सालों से बाहर, लेकिन उनका जमीन जायदाद, उनका बाकी मकान, फ्लैट कुछ ना कुछ बाहर में पड़ा है। उसके लिए भी सावधान किया है, उसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है कि भाई ये लोग भी वो पैसा जो है बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या उन्होंने दिखाना है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, या ये प्रॉपर्टी जो है उसके बाप दादा की थी और वो अकेला वारिस है, और उसकी जो सेल की उसने का जो बेचने के कागज बनाए, उसके कागज बैंक को देने पड़ेंगे, और वो पैसा भी बाहर आपको इस तरीके से भेज सकते हैं, अपने बैंक के जरिए से भेज सकते हैं। तो सबसे ज्यादा गौर इस बात पे करना है कि आपने जिस भी इन चीजों के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी, आप अपने बैंक के पास जाइए, AD2 के पास जाइए, वो आपको कहेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। बाकी मोटे तौर पे मैं यही कहूंगा कि $2.5 लाख प्रति साल हर एक भारत का नागरिक भारत से बाहर भेज सकता है। वो पैसा उसके अकाउंट से चला जाएगा, बैंक के माध्यम से जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई किसी बात पर, मेरी बात पर कोई और कहने की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां तक पहुंच। इतना मैं जरूर कहूंगा कि मैं थोड़ा सा हिंदी में कमजोर हूं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं हिंदी में रहूं। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर एनलाइटनिंग अस। और जिन भी श्रोतागण या जो भी हैं, सभी लोगों से एक निवेदन है कि अगर आपको ये सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप उसमें हमारे चैनल को भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी दूसरे सवाल भी हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी करेंगे, तो हम प्रयास करेंगे वो सवाल का जवाब को बखूबी आप तक पहुंचाएं। और धन्यवाद सर। मैं जाते जाते एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप अपने माध्यम से भारत देश के नागरिकों को ये सूचना कर दीजिए कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सहूलियत लेनी है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे मेल पे भेजें, आपको भेजें, आप हमको भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उनका जो है जितना भी हो सके हम उनको पूरा गाइड करेंगे और पूरा असिस्टेंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।